हेलो स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, या जिसको अपन बोलते हैं नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी। यह भी एक टाइप की अवशोषण या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी किसी परमाणु के नाभिक के चुंबकीय गुणों पर निर्भर करती है। किसी कार्बनिक रसायन के लिए यह एक महत्वपूर्ण तकनीक है। यह किसी अणु में उपस्थित विभिन्न हाइड्रोजन परमाणुओं की प्रकृति एवं उनकी संख्या, साथ ही उनके आसपास के रासायनिक वातावरण के बारे में पूर्ण जानकारी देती है। अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी दोनों ही की सहायता से किसी भी अज्ञात अणु की संरचना ज्ञात की जा सकती है। अब ये क्या होती है, सबसे पहले हम देखें कि एक एक शब्द का मतलब समझेंगे। न्यूक्लियर क्या है, मैग्नेटिक क्या है, रिजोनेंस क्या है, और स्पेक्ट्रोस्कोपी आप सभी जानते भी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नाभिक से ही संबंधित है, नाभिकीय चक्रण अवस्था एवं चुंबकीय आघूर्ण। परमाणु नाभिक के विद्यमान प्रोटॉन पर आवेश होता है और उनके चक्रण से चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक नाभिक एक लघु चुंबक की भांति होता है, जिसका कोणीय संवेग दिए हुए नाभिक की चक्रण संख्या पर निर्भर करता है। किसी भी परमाणु नाभिक का जिसका द्रव्यमान अथवा परमाणु क्रमांक अथवा दोनों ही विषम हो, तो क्वांटीकृत चक्रण कोणीय संवेग, स्पिन एंगुलर मोमेंटम एवं चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट होता है। उदाहरण के लिए से H हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम C13 कार्बन, नाइट्रोजन 17 ऑक्सीजन 17 एंड फ्लोरीन 19। परंतु प्रकृति में अधिक पाए जाने वाले समस्थानिक जैसे 16 ऑक्सीजन और 12 C कार्बन में चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता, यानी कि हमें एनएमआर स्पेक्ट्रा नहीं मिलेगा। किसी चक्रण करते हुए नाभिक को उपयुक्त बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चक्रण करते हुए नाभिक स्वयं को विविध प्रकार से अभिविन्यसित या ओरिएंट कर लेते हैं। इन संभावित अभिविन्यास को ओरिएंटेशन अथवा अवस्थाओं को 2i+1 के फॉर्मूले से ज्ञात किया जा सकता है। आई यहाँ पे क्या है, नाभिकीय चक्रण क्वांटम संख्या या न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। अतः जिस नाभिक के लिए i = ½ हो, जैसे हाइड्रोजन, प्रोटॉन जिसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन 13C, 19F और 31P, उनके लिए अभिविन्यासों की संख्या इस फॉर्मूला में रखने पे हमें प्राप्त होती है 2, अर्थात +½ और माइनस। इसी प्रकार क्लोरीन 35 क्लोरीन के लिए I = क्या है, 3/2 होता है। अतः यह संभावित अभिविन्यासों की संख्या कितने हुई इस फॉर्मूले में रखने पे 4, अर्थात -3/2, -1/2, +1/2, +½ और +3/2। यदि I = 0, जैसे कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 में, तो कुल संभावित चक्रण विन्यास की संख्या क्या हो जाएगी, 1 होती है इस फॉर्मूले से बाद। ऐसे नाभिक अचुंबकीय होते हैं, नॉन मैग्नेटिक होते हैं, अर्थात इनका चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता है और फलतः इनका नाभिकीय चक्रण भी शून्य होता है, अर्थात यह है कि उन पर चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं होता। इसे हमने एक टेबल भी बना रखी है। कुछ सामान्य नाभिकों को चक्रण क्वांटम संख्या संभावित अभिविन्यासों की संख्या में एक टेबल बना दिया हमने। नाभिकीय चक्रण क्वांटम संख्या, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर और नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स। जैसे अगर ½ है तो 2, ड्यूट्रियम के लिए 1 है स्पिन क्वांटम नंबर तो 3, कार्बन के लिए 0, 12C के लिए, 13C के लिए ½ है तो 2, 14 नाइट्रोजन 14 के लिए 1 है स्पिन क्वांटम नंबर तो कितना होंगे ओरिएंटेशन, 3। इसी तरह से ऑक्सीजन के लिए 16O के लिए 0, 17 ऑक्सीजन 17 के लिए 5/2 है तो इसके लिए 6 है। फ्लोरीन के लिए ½ है तो 19, फ्लोरीन 19 के लिए ½ है तो 2 है। इसी तरह से फॉस्फोरस के लिए 31 तो ½ क्लोरीन के 35 के लिए 3/2 है तो 4। ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये प्रैक्टिकल नंबर है, प्रायोगिक रूप से इनके ओरिएंटेशन से निकाला गया है।
इसके पीछे कोई लॉजिक या थ्योरी अभी तक ज्ञात नहीं है कि कोई हाफ क्यों शो कर रहा है, कि कोई 1 क्यों शो कर रहा है, कि 5/2 को शो कर रहा है। ये एक प्रैक्टिकल वैल्यू है जो इनके मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर इनके द्वारा दिए गए ओरिएंटेशन के आधार पर ये मान निकाले जाते हैं। यदि आई इज इक्वल टू स्पिन क्वांटम नंबर 1, 2, 3 आदि हो तो अनेक जटिल नाभिकीय संकरण होते हैं जो किसी रसायन के लिए व्यावहारिक दृष्टि से बहुत उपयोगी नहीं है। यानी कि अगर स्पिन क्वांटम नंबर 1, 2, 3 है तो बहुत ज़्यादा किसी न्यूक्लियस के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर रहे, या हम कहें कि किसी अणु का इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा में विशेष जानकारी नहीं मिलेगी। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में दिए गए नाभिकों की सभी संभावित चक्रण अवस्थाएं समान ऊर्जा की होती है, डिजेनरेट, यानी ऑल न्यूक्लियस हैव सेम एनर्जी, सो वी कॉल डिजेनरेट। परंतु बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ये चक्रण अवस्थाएं समान ऊर्जा की नहीं रहती, क्योंकि चक्रण करता हुआ नाभिक एक आवेशित कण है, एक लघु चुंबक की बात करें, स्मॉल मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है, जिसका चुंबकीय आघूर्ण म्यू होता है और यह स्वयं को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अथवा विपरीत दिशा में अभिविन्यास कर लेता है। इस प्रकार विभिन्न ऊर्जा स्तर प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में हाइड्रोजन नाभिक की 2 चक्रण अवस्थाएं, 2 स्पिन स्टेट, +½ और क्लॉकवाइज और -½ या काउंटर क्लॉकवाइज। इन दोनों अवस्था का चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे से विपरीत दिशा में होता है। +½ अवस्था बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होने के कारण कम ऊर्जा की होती है, जबकि -½ अवस्था बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होने के कारण अधिक ऊर्जा की होती है। इन संभावनाओं को हमने इस डायग्राम से बना ही रखा है। हमने प्रोटॉन की 2 सुरक्षित चक्रण अवस्था है, ये हमें प्रैक्टिकली ज्ञात हुआ। तो हमने एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज, जो अलाइन था, समान दिशा में था, उसका मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है वो ऊपर की ओर है, और जो अपोजिट है जिसको हमने -½ से दिखाया उसकी हम डायरेक्शन नीचे की ओर बताएं। ये कब हुआ? एक +½ और एक -½ जिसको अपन अपोज्ड या एलाइन, ये समान दिशा में विपरीत दिशा में जब हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं। अगर हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाएंगे तो इस तरह का इनका +½ और -½ में ओरिएंटेशन या हम समान दिशा विपरीत दिशा में नहीं होगा। सभी रैंडमली सभी ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में इनके रोटेशन या स्पिन पॉसिबल है। इसी चीज़ को हमने एक और डायग्राम से इसको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के सापेक्ष ई, यानी कि जो दो नीचे जो डायग्राम है जिसको अपन 1.36 भी बना रखा है, ये जो 2 पास लाइन बना रखी है वो क्या है? डिजेनरेट है। जैसे आपने चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो ये विपाटित हो गए, स्प्लिट हो गए, +½ क्षेत्र की दिशा में, -½ क्षेत्र के विपरीत। ठीक है। इसी प्रकार क्लोरीन का भी हमने एग्जाम्पल देखा। 35Cl क्लोरीन के लिए 4 विभिन्न ऊर्जा स्तर प्राप्त होते हैं, जिनमें से +3, 3/2 और -3/2 चक्रण अवस्था क्रमशः बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और विपरीत दिशा में होती है, जबकि -½ मध्यवर्ती विन्यास प्राप्त होते हैं। इसे नीचे सदिश वेक्टर द्वारा, ये जो नीचे डायग्राम है हमने बना रखा, सिमिलर जो हाइड्रोजन का लिए है वो का वो हमने क्लोरीन के लिए, लेकिन क्लोरीन का ओरिएंटेशन क्या है? डिजेनरेट चारों इस डायग्राम में हम देख रहे हैं। जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, जैसे हमने जैसे H0 लिखा हुआ है, तो इनकी क्या हो गई? स्प्लिटिंग हो गई। स्प्लिटिंग हो गई तो जो सेम डायरेक्शन में थे, जिनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा कम हुई, +3/2, जो जस्ट अपोजिट थे -3, और 2 जो बीच में हमने बताया +½ और -½ वो बीच में। और ये एरो जो दिखा रहा है वो किस चीज़ को शो कर रहा है? ये एक वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमने इसको किससे दर्शाया? एरो। ये सभी हमने 2 एग्जाम्पल क्लोरीन और प्रोटॉन से, क्लोरीन और हाइड्रोजन से हमने देखा। अब हम बात करते हैं कि नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद की मैकेनिज्म क्या होती है, क्या होता है इसमें, कैसे हमें ये स्पेक्ट्रा मिलेगा, कैसे ऑब्जर्वेशन होगा। किसी चक्रण करते हुए नाभिक पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर प्राप्त विभिन्न चक्रण अवस्थाओं में से वह चक्रण अवस्था जिसमें चक्रण अभिविन्यास की दिशा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, वह ऊर्जा के अवशोषण के द्वारा अपना चक्रण अभिविन्यास बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत कर ले तो नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद होता है। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन नाभिक के लिए जो नीचे डायग्राम दे रखा है उसमें बता रखा है +½ -½ इसने रेडिएशन अवशोषित किया, तो हमने देखो ऊपर एरो बता रखा है
ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में गया तो हमने इसको हायर एनर्जी स्टेट में, और नीचे की द्वारा अपोजिट डायरेक्शन में इसको एरो के साइन अपोजिट डायरेक्शन में बता दिया। चक्रण अभिविन्यास बदलने में अवशोषित ऊर्जा उन दोनों विन्यासों के मध्य ऊर्जा के अंतर के बराबर होती है। ई एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू इन दोनों ऊर्जा ई माइनस हाफ माइनस प्लस हाफ, माइनस और प्लस हाफ क्या है, एक की ज़्यादा एनर्जी एक की कम एनर्जी, एक ग्राउंड लेवल एक एक्सेलरेटर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, इसको हम देखते हैं बी न्यू। यहाँ ऊर्जा में यह अंतर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फलन होता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होने पर दोनों संभावित चक्रण अभिविन्यास के ऊर्जा स्तरों के मध्य अंतर भी अधिक होगा। जैसे हमने नीचे ये ग्राफ बना ही रखा है, जो कि क्या दर्शा रहा है, अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के फलन के में चक्रण अवस्था ऊर्जा में प्रकरण, यानी कि जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा, चुंबकीय अप्लाइड होने वाली जो हम बाहर से जो चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं उनका मान अगर हम बढ़ाते जाते हैं तो इन दो ऊर्जा स्तर ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में, जिसको अपन प्लस हाफ और माइनस हाफ से बताएं, इन दोनों के बीच में ये अंतर बढ़ता जाएगा। और जो दो ऊर्जा स्तर के बीच में जो अंतर है प्लस हाफ और माइनस वन के ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में, जिसको हम डेल्टा ई कह रहे हैं, जो कि इक्वल है K0, के यहाँ पर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। और अगर हम बाहर से देने वाले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी दोनों अगर समान होती है तो हम इसको बोलते हैं रिजोनेंस या अनुनाद। ये अनुनाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला वो अनुनाद नहीं है जिसमें कि हम कैनोनिकल संरचनाएं बनाते हैं। क्या है ऊर्जा का जो अंतर है दो ऊर्जा स्तर के बीच में, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, जिसको हमने प्लस हाफ और माइनस हाफ से बताया, ये एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में समान अलाइन है, एक अपोजिट है इन दोनों ऊर्जा स्तर के बीच में। क्या है डेल्टा ई इस फंक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको अपन H0 से लिख रहे हैं। चक्रण अभिविन्यास के ऊर्जा स्तरों के मध्य अंतर का मान नाभिक पर भी निर्भर करता है। प्रत्येक नाभिक हाइड्रोजन क्लोराइड और एनीवे कोई दूसरा हो में आवेश और द्रव्यमान अलग अलग होता है। इस कारण इन नाभिकों के चुंबकीय आघूर्ण और कर्णीय संवेग का अनुपात भी अलग अलग होते हैं। इसे हम गायरो चुंबकीय अनुपात या मैग्नेटोगायरिक रेशियो कहते हैं। इसको गामा से प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक नाभिक के लिए इसका एक मान निश्चित होता है जो चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा की निर्भरता को बताता है। डेल्टा एफ इज इक्वल टू एफ गामा H0। गामा आप समझ गए, क्या है ये, मैग्नेटोगायरिक रेशियो, हर एक नाभिक का स्पेसिफिक होता है, निश्चित मान होता है। H0 क्या है, हमारी अप्लाइड फील्ड है, किसके बराबर हुआ, H म्यू। जो भी नाभिक का कोणीय संवेग H/2 इकाई में क्वांटीकृत होता है, तो मान क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू गामा H/2 H0 इज इक्वल टू H म्यू। H क्या है यहाँ पे, प्लैंक कांस्टेंट। तो अवशोषण ऊर्जा की आवृत्ति क्या हो जाएगी, न्यू इज इक्वल टू गामा अपॉन 2 H0। गामा का सही मान रखने पर एक विपरिलक्षित अनशील्डेड नाभिक, अनशील्डेड क्या होता है, शील्डिंग क्या होती है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। नाभिक 10,000 गॉस किसकी चुंबकीय क्षेत्र इकाई है। कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में 42.6 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति के विकिरण का इसी प्रकार 14,114,100 गॉस की तीव्रता वाले क्षेत्र में 60 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति के विकिरण का अवशोषण होता है। मेगाहर्ट्ज किस क्षेत्र में होता है, रेडियो क्षेत्र में होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, रेडियो वेव्स को अवशोषित करता है। रेडियो वेव्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेडियो के ट्रांसमिशन इसी क्षेत्र में होते हैं। नीचे हमने एक टेबल और बना रखी है। कुछ नाभिकों के अनुनाद अर्थात ऊर्जा अवशोषण और संक्रमण के लिए विभिन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता विकिरण की आवृत्ति दी गई है। यानी कि हमने एग्जाम्पल लिया है कि कौन सा नाभिक है हमारा, वो चुंबकीय क्षेत्र की उसमें तीव्रता क्या होगी जो कि हम गॉस में ले रहे हैं, H0 से प्रदर्शित कर रहे हैं, और विकिरण की आवृत्ति क्या होगी जिसको हम मेगाहर्ट्ज से बता रहे हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन में हमने 4 तरह की अप्लाइड क्षेत्र पर अध्ययन कर रखा है, 4 तरह के हमारे, जैसे 10,000 गॉस लिया तो मेगा अवशोषण होने की आवृत्ति क्या होगी यहाँ पे 42.6 मेगाहर्ट्ज। अगर 14,100
तो 60 मेगाहर्ट्ज़। इसी तरह से 23500 है तो 100 मेगाहर्ट्ज़। और इसी तरह से 51480 हो तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 51480 गॉस हो तो अवशोषण होने की जो आवृत्ति होगी, विकिरण की आवृत्ति होगी 220 मेगाहर्ट्ज़ की होगी। ड्यूटेरियम नाभिक हुआ हमारा तो चुंबकीय क्षेत्र कितना हम अप्लाई कर रहे हैं 10,000 गॉस। विकिरण की आवृत्ति क्या होगी 6.5 मेगाहर्ट्ज़। C13 है तो 10,000 हमारा गॉस उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। विकिरण की आवृत्ति क्या होगी 10.7। इसी तरह से हमारा फ्लोरीन 19 है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या ली हमने 10,000 गॉस। विकिरण की आवृत्ति क्या होगी यहाँ पे 40 मेगाहर्ट्ज़। और इसी तरह से क्लोरीन 35 है तो वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या है 10,000। और विकिरण जो अवशोषित करेगा वो किस क्षेत्र का होगा 4.2 मेगाहर्ट्ज़। ये हमने एक टेबल ली, एक हमने एक बताया कि कौन सा नाभिक किस चुंबकीय क्षेत्र में इसका अप्लाइड करने पे जो विपाटन होता है वो हम ये क्षेत्र काम में ले रहे हैं, तो उस क्षेत्र में वो कौन सी वाली फ्रिक्वेंसी अवशोषित करेगा। एक प्रोटॉन यदि 14,100 गॉस का बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर दो संभावित चक्रण अवस्थाओं प्लस हाफ और माइनस हाफ के बीच में ऊर्जा का अंतर 5.72 इंटू 10⁻⁶ किलो कैलोरी पर मोल होता है। इन ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण के लिए लगभग 60 मेगाहर्ट्ज़ की आवृत्ति के विकिरण की आवश्यकता होती है, जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति क्षेत्र में आता है। रेडियो आवृत्ति क्षेत्र कौन सा है, रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज 10 to 100 मेगाहर्ट्ज़ होता है। वह स्थिति जिसमें नाभिक की चुंबकीय अनुनाद अध्ययन केवल प्रोटॉन तक सीमित होता है उसको PMR या प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस या प्रोटॉन चुंबकीय अनुनाद भी कहते हैं। एक सामान्य NMR स्पेक्ट्रोमीटर में लगभग 14,100 गॉस तीव्रता का परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र और निश्चित 60 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो फ्रिक्वेंसी का विकिरण लगाया जाता है। उसके कारण अणु में उपस्थित प्रोटॉन की विभिन्न चक्रमण अवस्थाओं में प्लस हाफ टू और माइनस हाफ में संक्रमण होता है और हम क्या है NMR स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। नाभिकीय चक्रमण और संक्रमण को घूमते हुए साधारण लट्टू, स्पिनिंग लट्टू, आपने देखा ही होगा बचपन में कि इस लट्टू कैसे घूमता है, के द्वारा समझा जा सकता है। जिस प्रकार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी अक्ष पर घूमता हुआ लट्टू डावाडोल वोबल होता है और घूर्णाक्षयी स्थायी या गायरोस्कोपिक गति करता है, उसी प्रकार एक चक्रण करता हुआ नाभिक भी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अपने घूर्णी अक्ष के चारों ओर अकोणीय आवृत्ति से प्रिसेशन पुरस्सरण गति करता है। इसको नीचे हमने डायग्राम से देखा है। इस डायग्राम में दोनों चीज़ें ली हैं। पहली है 1.38 हमारा डायग्राम है जिसमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के लट्टू के घूर्णाक्ष स्थायी प्रति जो हमने पहला वाला है। इसी से संबंधित में बिल्कुल सेम प्रकृत चक्रमान जो नाभिक है, घूमता हुआ नाभिक है, स्पिनिंग न्यूक्लियस है के एप्लाइड मैग्नेटिक क्षेत्र का पुरस्सरण गति अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र के कारण उसकी पुरस्सरण गति या प्रिसेशन कोणीय आवृत्ति बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होने पर पुरस्सरण की रेट ऑफ प्रिसेशन या कोणीय आवृत्ति या पुरस्सरण आवृत्ति भी अधिक होगी। एक प्रोटॉन के लिए 14,100 गॉस का बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो पुरस्सरण की आवृत्ति लगभग 60 मेगाहर्ट्ज़ होगी। चूँकि नाभिक पर आवेश होता है इसलिए पुरस्सरण से इसी आवृत्ति का दोलित विद्युत घटक ऑस्किलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट उत्पन्न होता है। यदि पुरस्सरण गति करते हुए प्रोटॉन को उसी आवृत्ति का विकिरण दिया जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण हो सकता है। अतः जब दिए जाने वाले रेडियो आवृत्ति के विकिरण के इस विद्युत क्षेत्र घटक की आवृत्ति और प्रचक्रमान नाभिक की पुरस्सरण आवृत्ति समान हो जाती है तो कहा जाता है कि नाभिक दिए जा रहे विद्युत चुंबकीय तरंगों के साथ अनुनाद में है। इस स्थिति में विद्युत चुंबकीय विकिरणों द्वारा नाभिक को ऊर्जा दी जाती है जो चक्रण अवस्था में परिवर्तन करती है। दूसरे शब्दों में स्थिति में कहें कि नाभिक द्वारा ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। ये हमने एक नीचे डायग्राम बना रखा है, इसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है कि नाभिक चुंबकीय अनुनाद प्रक्रम में क्या होता है।
देखो हमने H0 से हम दिखा रहे हैं कि हमने क्या लगाया, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया। ये जो नाभिक क्लॉकवाइज घूम रहा है, जिसको हमने प्लस हाफ से दिखाया, इसको जस्ट लाइक अपने जस्ट पीछे वाला डायग्राम बनाया, प्रसरण गति हुए घूर्णाक्ष है, स्थायिक अक्ष पे टिल्टेड है उस अक्ष पे, और ये जब घूमता है तो इसके द्वारा उत्पन्न होने वाली जो कोणीय आवृत्ति है वो कितनी है, 60 मेगाहर्ट्ज़ की। अब यही आवृत्ति अगर हम बाहर से इसको दें 60 मेगाहर्ट्ज़ की, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, अवशोषण होगा। क्योंकि ये हमें मालूम है कि सबसे बड़ा क्या है, सबसे पहले हमने कहा ये सभी ऊर्जा स्तर क्या है, क्वांटीकृत है, क्वांटिनाइज्ड है। तो बाहर से हमने जब हमने कौन सा लगाया, 14100 गोस का चुंबकीय क्षेत्र हमने अप्लाई किया, तो क्या हुआ, जो क्लॉकवाइज घूम रहा है नाभिक वो 60 मेगाहर्ट्ज़ की आवृत्ति से प्रसरण गति कर रहा है। जब हमने बाहर से इसी क्षेत्र की आवृत्ति दी तो इसने इस ऊर्जा का अवशोषण करके अपना ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज से क्या कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज। पहले हमने इसको प्लस हाफ से देखा, यानी कि उसकी ऊर्जा ज़्यादा कम थी, ज़्यादा स्थायी था। जब हमने ये ऊर्जा दी तो इसने अवशोषित कर ली और इसने अपना ओरिएंटेशन बदल लिया। और ये ही हमारा नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद का आधार है। धन्यवाद। हम आगे पढ़ेंगे केमिकल शिफ्ट एंड शील्डिंग। ओके, थैंक यू।